कहानी कुर्सी की में बात राहुल गांधी से जुड़ी दो खबरों की हम करेंगे। पहली खबर पर आपको बता दें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के अब एक नया ट्विस्ट आ गया है सामने। राहुल की यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू होनी है। कार्यक्रम पहले से तय है, लेकिन मणिपुर सरकार ने जिस जगह पर इनकी रैली होनी है कांग्रेस पार्टी की, पैलेस ग्राउंड जहां से शुरुआत करनी थी रैली की, उस जगह पर उन्होंने सभा करने की मंजूरी नहीं दी है। तो अब फिलहाल ये चर्चा चल रही है कि क्या इंफाल में ये रैली हो पाएगी, या इंफाल से यात्रा शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि यात्रा हर हाल में हम मणिपुर से ही शुरू करेंगे, इंफाल से ही शुरू करेंगे। हमें एक सभा के लिए एक ग्राउंड की इजाजत नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह तलाश करके देंगे, वहां की इजाजत मांगेंगे। लेकिन मणिपुर की सरकार इस बात पर अभी बड़ी सख्त दिखाई दे रही है कि वहां के हालात को देखते हुए कोई अगर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उससे कहीं हालात खराब ना हो जाए। इस लिहाज से उन्होंने एक बड़ी सभा को के लिए ग्राउंड की अनुमति देने से इनकार किया है। आगे इस पर क्या होता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं इस विषय पर आपको दिखाते हैं। जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को इंफाल से ही शुरू होगा। वो पैलेस ग्राउंड के लिए हमें अनुमति नहीं मिला है, पर और कोई स्थान देखा जा रहा है और हम अडिग हैं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंफाल से ही शुरू होगा। कहां इंफाल में शुरू होगा वो उसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमें अनुमति की जरूरत है। पैलेस ग्राउंड में नहीं होगा। हमने एक दो और जगह ढूंढ निकाले हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष मेघाचंद्र जी सीएम के साथ संपर्क में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें और कोई अलग जगह में अनुमति हमें मिल जाएगा। तो राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने में अब 3 दिन का वक्त केवल बाकी है। 14 तारीख को उनकी यात्रा निकलनी है। पहले भी जब उन्होंने ये कहा कि मणिपुर से हम लोग यात्रा निकालेंगे तो तब भी इस बात पर बड़े सवाल उठे थे कि आप उस प्रदेश के हालात जो हैं, स्टेट की जो परिस्थितियां हैं इतनी सामान्य हो गई हैं कि वहां पर ऐसा बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम किया जाना चाहिए, या इससे जो एक किस्म का की दरार जो है समाज के बीच में वहां पर पड़ी थी, कहीं वो दरार और चौड़ी तो नहीं हो जाएगी। ये सारी बातें तो थीं। अब सरकार ने फिलहाल सभा की अनुमति नहीं दी है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं सरकार का हस्तक्षेप जो इसमें हुआ है उसको? नहीं, मुझे लगता है ये सरकार के हस्तक्षेप जैसा नहीं है। और अगर ऐसा होता तो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो कहीं भी कोई परमिशन की दिक्कत नहीं आई थी किसी भी जगह पर। आप ध्यान में है सबके, इस देश में सबके, कि कश्मीर तक में गए वो लाल चौक पर गए। उसके बाद तो वो भी तस्वीरें आई जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो स्नो में एक दूसरे से बर्फ से खेल रहे थे, वहाँ स्नो बाइकिंग कर रहे थे, तो वो सब उन्होंने किया। इसका मतलब ये कि कम से कम इसको लेकर नहीं। बीच में जब वो एक छोटा सा आया था कि कोविड को लेकर है, थोड़ा सा एहतियात बरतिए, तब भी यात्रा रोकी नहीं गई थी। तो कहा गया ये हमारी यात्रा रोकने के लिए, हालांकि तब वो स्थितियां बीच में आई थी, खबरें, फिर ठीक हो गया तो यात्रा उसी तरह से चली। अब ये जो भारत जोड़ो के साथ न्याय जोड़ा गया है, शायद उसके मूल में कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि जब तक उसमें मणिपुर नहीं आएगा, जब तक वहां जो संघर्ष है वो नहीं आएगा, जब तक वो सारे घटनाक्रम जो हुए, जो बेहद दुखद है, जो पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाले हैं, धब्बा है हमारे ऊपर, वो जब तक नहीं आएगा तो हमारी यात्रा का मूल नहीं उसमें शामिल होगा। लेकिन अगर आप मणिपुर सरकार के लिहाज से देखें, वहां के प्रशासन के लिहाज से देखें, तो क्या सचमुच इस तरह की कोई राजनीतिक गतिविधि वहां होना चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति भी कहेगा कि नहीं होनी चाहिए। अभी अगर आपको ध्यान में हो तो उसको लेकर कुछ पत्रकारों का दल था जिनके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की, तो उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा था, वो न्यायालय गए, तब उनको वो इजाजत मिली। मेरा ये मानना है कि इस यात्रा को मणिपुर से शुरू करने के पीछे प्योर पॉलिटिकल पर्पज है, और जो ये यात्रा रोकी जा रही है उस पॉलिटिक्स को ध्वस्त करने की कोशिश है। अब ये कहां तक जाएगा, क्योंकि अभी भी जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमें पैलेस ग्राउंड पर नहीं मिली है तो हम दूसरी किसी जगह से यात्रा शुरू करेंगे। तो शायद उनको लगता है कि ठीक है, अगर हम यात्रा नहीं शुरू कर पाएंगे तो अगले 3 दिनों में इतनी हम उस पर बात कर लेंगे, और 14 तारीख को जब यात्रा हम वहां से नहीं शुरू कर पाएंगे तो हम कहेंगे कि देखिए हमारी न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार डर गई है, हमें नहीं आने देना चाहती है, मणिपुर के लिए न्याय नहीं करना चाहती। कुछ इस तरह का नैरेटिव पेश करने की कोशिश। मौजूदा
मौजूदा हालात में, लेकिन मणिपुर का चयन ठीक नहीं है आपको बिल्कुल लगता है? ठीक नहीं, ये प्योरली पॉलिटिकल मूव है और सचमुच इसकी इजाजत कभी नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि किसी राज्य में आप यात्रा शुरू करेंगे तो क्यों यात्रा शुरू करनी होती है? आप उस राज्य को अपने साथ तो ला पाइए। कर्फ्यू में राज्य है, उस राज्य में लोग एक दूसरे के सामने संघर्ष में खड़े हुए हैं, हर 2-4 दिन पर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो पीड़ा देती है, ठीक है, वहां से यात्रा कैसे शुरू हो लेकिन सकती है? एक राजनीतिक दल के तौर पर अगर मणिपुर का मुद्दा उठा रखा है कांग्रेस पार्टी ने, उसको हाईलाइट किया और ये भी कहा है कि यहां पर मुख्यमंत्री न्याय नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, तो प्रधानमंत्री का जैसा दखल होना चाहिए था वहां की हालात को सामान्य करने के लिए, वो नहीं हुआ है, तो फिर राजनीति सही, तो ये तो उनका काम है। नहीं, इसमें कोई ऐतराज नहीं और वो कर रहे हैं। हमने सदन में देखा था ना कि जब कहा गया कि आइए मणिपुर पर चर्चा कीजिए, नहीं चर्चा की, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पर उसी पर चर्चा हुई तो भाग खड़े हुए। तो मुझे लगता है देश को भी समझ में आता है ना, और तब अमित शाह का वो भाषण सबके जेहन में होगा, एकदम ताजा तरीन होगा, जो उन्होंने भारत की आजादी के बाद से, और या कहें कि मणिपुर राज्य जब से है तब से उसकी एक एक घटना बताई, उस वक्त की सरकारों ने कैसे व्यवहार किया, उस वक्त के प्रधानमंत्रियों ने कब कब सदन में बोला, उस वक्त के मंत्री किस तरह से गए। यहां तो मंत्रियों ने बाकायदा वहां कैंप किया, गृह मंत्री वहां जाके रुकते हैं, उसी के लिए डेडिकेटेड आईपीएस ऑफिसर वहां लगाए जाते हैं। तो दोनों का फर्क वो दिखा। अब उसके बाद क्या आप पॉलिटिकल नैरेटिव सिर्फ इससे भर बना पाएंगे कि एक यात्रा वहां से शुरू कर रहे हैं? ठीक, राहुल जी। देखिए, वहाँ पे जिस तरह का संघर्ष जो है मिठाई और कुकीज़ों में कम्युनिटीज़ में चल रहा है, अगर ये वहाँ पे यात्रा करने, मतलब यहाँ वहाँ पे भाषणबाजी करेंगे, वहाँ लोगों के भरी भीड़ में कुछ बोलेंगे तो माहौल और ख़राब हो सकता है। देखिए, वहाँ पे हिंसा अभी तक रुकी नहीं है। छुटपुट जो इशू जो इंसिडेंट्स हैं हमें अभी भी सुनने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत, देखिए, 60-70 हज़ार लोग उसके कारण डिस्प्लेस हुए हैं, उसमें 1500 लोग घायल हो चुके हैं, कई 100 मतलब 150-200 लोगों की जान जा चुकी है। तो इससे ये कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए, वो कोई भी मांग कर रहे हो कि वहाँ पे हिंसा जो है रोकी जानी चाहिए, वो राज्य सरकार के खिलाफ बात कर रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे अगर इस तरह की आप रैली करेंगे, वहाँ पे भाषणबाजी करेंगे, उससे माहौल बिगड़ सकता है और प्रशासन जो है वो कैसे ये अलाउ करेगा कि जो वहाँ का माहौल है वो बिगड़ जाए। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी यात्रा जो है मणिपुर से ही शुरू करें। मुझे लगता है कि वो यात्रा नॉर्थ ईस्ट से शुरू करना चाहते हैं तो कहीं से भी कर लें, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह का जो है कम्युनिटीज़ में संघर्ष है, द्वेष है, इस तरह की भावनाएं भड़की हुई हैं, वहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उनको लगता है जब हम न्याय की बात कर रहे हैं तो मणिपुर, तो वो तो बाहर रह के भी न्याय की सबसे बात पहले कर, न्याय वहाँ मिलना मणिपुर चाहिए। जाके ही वो क्यों कम्युनिटीज़ के साथ न्याय की बात करना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी मणिपुर गए थे, तब मणिपुर सरकार ने उन्हें अनुमति दी थी जब मणिपुर में इतनी भयानक स्थितियां उत्पन्न हुई थी। तब क्या राज्य सरकार ने राहुल गांधी को रोका था? राहुल गांधी को अनुमति मिली, राहुल गांधी शिविर कैंप में गए थे, मिलकर आए थे। आज जब राहुल गांधी के बाद पता है कि अभी वहाँ पर भी सामान्य हालात नहीं हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वहाँ पर अभी दुरुस्त नहीं है, इस स्थिति में राहुल गांधी का ये जिद करना या कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश जी का ये वक्तव्य आना कि यात्रा तो मणिपुर से ही शुरू होगी, मुझे लग रहा है कि ये जिद नहीं करना चाहिए। वहाँ सामान्य हालत नहीं है, राहुल गांधी कहीं और से यात्रा शुरू कर सकते हैं। अभी सामान्य नहीं, अपनी यात्रा कहीं और से शुरू करे। हो सकता है 20 मार्च को यात्रा खत्म करने का समय है, उस समय राहुल गांधी समापन करने मणिपुर चले जाए जब सामान्य हो जाते हैं। इसी स्थिति में जब राज्य की स्थिति नॉर्मल नहीं है, राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस बात का जिद नहीं करना चाहिए कि हम यात्रा वहीं से शुरू करेंगे। राज्य में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मुझे लग रहा है और वहां का माहौल बिगड़ेगा। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझे, मुझे लगता है कि वो इस जिद को छोड़े। राज्य सरकार उन्हें अनुमति नहीं देगी मणिपुर से, वो कहीं और से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये तो आगे देखते हैं कि राज्य सरकार इस पर कितनी सख्ती और करती है। राहुल गांधी को लेकर एक और इंटरेस्टिंग खबर है, वो आपको बताते हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर पी चिदम्बरम के बेटे हैं और सांसद हैं तमिलनाडु से, कार्ति चिदम्बरम। उनको तमिलनाडु कांग्रेस प्रदेश समिति ने ही एक नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजा है राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए। आप कहेंगे कार्ति चिदम्बरम राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करेंगे? तो हुआ यह कि वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू में सवाल आया कि प्रधानमंत्री के सामने कोई चेहरा जो है वो इंडिया गठबंधन को या विपक्ष को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि मौजूदा दौर में देश के जो हालात हैं, प्रोपेगेंडा की अगर बात आएगी तो नरेंद्र मोदी के आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता। नरेंद्र मोदी को प्रोपेगेंडा में हराना बहुत मुश्किल काम है। फिर बात हुई कि क्या अभी कुछ नेताओं ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया, क्या ये ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस पद के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, उनके पास बहुत अनुभव है। फिर चर्चा हुई कि लेकिन क्या वो टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? तो उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई कि नरेंद्र मोदी को प्रोपेगेंडा के मामले में या प्रचार के मामले में, माहौल बनाने के मामले में उनको हरा पाना, उनको पीछे छोड़ना ये बहुत मुश्किल है। किसी के लिए भी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी बहुत मुश्किल है।
फिर सवाल पूछ लिया गया, अच्छा अगर राहुल गांधी का को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए पीएम फेस के तौर पर, तब भी उन्होंने यही जवाब दिया कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री रहते हुए अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होकर के चुनाव में जा रहा है तो उसके पास एक एडेड एडवांटेज होता है, वो अपनी बात और उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है चुनाव में जाते हुए। और दूसरा कि वो नरेंद्र मोदी है, बहुत बड़ा चेहरा है, तो राहुल गांधी भी अगर उनके सामने, अगर उनको भी ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा तो भी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाना बड़ा मुश्किल है। अब बात आप देखें तो कार्ति चिदम्बरम जो है वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो किसी और को समझ में नहीं आई, एक लॉजिकल बात वो कह रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर राहुल गांधी इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं, तो तमिलनाडु की जो कांग्रेस कमेटी है उसने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी की क्षमता के को कम आंक करके अगर कोई हमारा सांसद भी बयान देगा तो वो हमको स्वीकार नहीं है, और नोटिस जारी हो गया उनको। नहीं, अभी बड़ा विचित्र है कि राहुल गांधी की क्षमता को कम आंकना, या इसको ऐसे देखें कि आत्म समीक्षा भी एक चीज होती है। आप खुद तो कहते हैं ना, अपनी ताकत तो पहले जान लीजिए ना भाई। और अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, और अभी कल ही आपने बड़ी अच्छी बातचीत की थी केसी त्यागी जी से, उन्होंने कितने सलीके से कुछ बातें कह दी, और ये बात सिर्फ केसी त्यागी या कार्ति चिदम्बरम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेता समय समय पर कहते रहे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ए.के. एंटनी इसी वजह से अब दिल्ली नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी दी हुई सलाह अब कांग्रेस पार्टी में कोई मानता नहीं है, विशेषकर ये जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। अब आप जरा सोचिए, जो ए.के. एंटनी एक समय में अहमद पटेल के बाद सबसे विश्वस्त व्यक्ति माने जाते थे, सोनिया जी के अगर कोई सबसे विश्वस्त, और देखिए कोई कुछ भी कहे लेकिन ए.के. एंटनी के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगा ही नहीं सकते आप, कोई ऐसा उनके ऊपर आरोप नहीं है सीधे तौर पर। ठीक है, सरकार में जब आप रहते हैं और सरकार के ऊपर ही गंभीर आरोप हो तो उसमें आपके ऊपर भले छींटे आए, लेकिन कोई ऐसा बड़ा आरोप नहीं। कहा जाता है कि ए.के. एंटनी ने कई बार कहा कि राहुल गांधी की जो असली मुश्किल है कि पॉलिटिकल फैसलों में वो बिल्कुल वो समझते ही नहीं कि इसको किस तरह से लेना चाहिए। और अगर आप ध्यान दें तो अभी जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पुस्तक लिखी, प्रणब मुखर्जी वही बात कहते हुए दिखते हैं। और सिर्फ इन्हीं लोगों की बात क्यों करें जो गठजोड़ के साथी हैं, जो इनकी पार्टी के नेता जो छोड़कर जाते हैं, जो हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं, या जो दूसरे ऐसे नेता जो छोटे बड़े पदों पर हैं, वो समय समय पर कहते रहते हैं कि पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में राहुल गांधी थोड़ा सा कुछ मतलब अस्थिर हो जाते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। अब इतनी बड़ी मुश्किल है, आपकी पार्टी का एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई प्रोपेगेंडा, ये तो अच्छी बात थी ना कि भाई वो प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, हमको ताकत बढ़ानी है। हालांकि नेगेटिव टर्म है उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई ये प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा करते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि आप अगर कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा अच्छा कर ले रहे हैं तो हमें तो थोड़ा ताकत बढ़ानी है ना। आईटी सेल, सोशल मीडिया कैंपेन, यही सब तो करना है, और वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही। तो अगर कोई अपना आदमी बता रहा है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए ना भाई। इसका मतलब ये कि जो बार बार कहा जाता है कि पार्टी बड़ी डेमोक्रेटिक है, पार्टी के भीतर फोरम्स पर नेताओं की कांग्रेस में सुनी ही नहीं जा रही। नहीं, लेकिन अगर चुनाव के बीच में कार्ति चिदम्बरम ये कह देंगे कि प्रोपेगेंडा में भी हम हाथ नहीं पकड़ सकते नरेंद्र मोदी का, और राहुल गांधी भी नहीं कर सकते हैं, तो भाई आप चाहे सच ही बोल रहे हो, लेकिन कई बार सच जो पसंद नहीं आता है। देखिए, अगर कांग्रेस अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी बताती है और कहती है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो उसे अगर कोई उन्हीं का नेता जो कि लोकसभा चुनाव जीता हुआ नेता है और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी 52 में से एक जीत के आया, हाँ, और वो भी लोकसभा चुनाव जीता हुआ नेता, और वो भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहाँ पर उनके जो पिता हैं पी चिदम्बरम, वो 7 बार चुनाव जीते। अब उस फैमिली पे आप लॉयल्टी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो अब अगर कार्ति चिदम्बरम ये बता रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कांग्रेस के नेताओं से। जब आप बड़े नेताओं से आपने बात की हो तो वो साफ बताते हैं कि राहुल गांधी सुनने के लिए तैयार नहीं चीज़ों को। अगर आप डेमोक्रेसी है, अगर आप कुछ सीखना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, जो कि आपको आईना दिखाते हो, आपके सच के साथ सामना करवाते हो। तो अगर वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जो बातें कांग्रेस पार्टी में पहले से चलती आई हैं राहुल गांधी के बारे में, शायद वो सारी सच है। अब इन्होंने एक तरीके से साफ डिक्लेयर कर दिया कि आप अगर कोई चेहरा देते भी हैं तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है विपक्ष में, राहुल गांधी समेत, जो जिसकी तुलना आप नरेंद्र मोदी के साथ कर सकें। कार्ति चिदम्बरम इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए, कार्ति चिदम्बरम के फादर पी चिदम्बरम ने भी 3 महीने पहले ही तमिलनाडु में एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू में कहा था कि तमिलनाडु में उनसे पूछा गया कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप क्या रखते हैं कि 2024 में कैसा प्रदर्शन करेगी। पी चिदम्बरम ने बहुत स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, और वो अपने काम में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि 2024 में वह जीत नहीं सकते, उसके बाद भी वह लगातार पार्टी का काम करते हैं। यह डिसिप्लिन और डेडिकेशन दूसरे पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उसके बाद
उनको इस संदर्भ में नोटिस नहीं दिया गया। आज उनके बेटे अगर ये कहते हैं तो इसमें क्या गलत है? बस गलती ये है कि उन्होंने जो सत्य कहा वो बंद कमरे में पार्टी के नेताओं से कहना था, सार्वजनिक रूप से नहीं कहना था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, इसलिए पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया, जबकि बंद कमरे के दरवाजे में कांग्रेस के सब नेता इस बात को जानते हैं कि जो कार्ति चिदंबरम ने कहा या जो पी चिदंबरम ने कहा वह सत्य है। एक अंतिम बात दूसरी और जो उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कही कार्ति चिदंबरम ने, जो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के और दूसरे लोग हैं वो खुलकर कह रहे हैं, कल किसी त्यागी भी उस बात को कह रहे थे कि देर बहुत हो रही है। और कार्ति चिदंबरम ने भी इस बात को कहा है कि देश में इस वक्त भगवान राम को लेकर के जो माहौल बन गया है, राम मंदिर को लेकर के बुलडोजर पॉलिटिक्स, यानी एक सख्त प्रशासक वाली छवि जो बनी हुई, जो साथ साथ जुड़ी हुई है नरेंद्र मोदी के, इसकी काट ढूंढने के लिए बहुत जल्द से जल्द आपको कोई काउंटर नैरेटिव देना पड़ेगा, आपको कोई वैकल्पिक विचार देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो विचार 2 दिन में खड़ा हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। और अब तक जो नहीं ढूंढ पाए वो क्या 2 महीने में ढूंढ लेंगे? जाति जनगणना ध्वस्त हो गई, अडानी पर आरोप ध्वस्त हो गए, और अब आप जब ये कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण उन लोगों को भी मिला जिनको लेकर कल्पना में नहीं था। मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय कार सेवकों पर गोली चली, लेकिन अखिलेश यादव को भी निमंत्रण गया। हर उस व्यक्ति को निमंत्रण जा रहा है जिसको हम माने कि एक भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, उसमें जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको वो निमंत्रण जा रहा है। अब चूंकि 8,000 में 4,000 से अधिक तो साधु संत हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, और उनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। और अभी मैंने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख हैं सुनील अंबेकर जी, उन्होंने अभी एक वीडियो शेयर किया है कि कोठारी बंधुओं की जो बहन है पूर्णिमा कोठारी, उनको भी वो आमंत्रण गया है। सवाल यहां यह है कि अगर राजनीति करनी होती तो भारतीय जनता पार्टी ने वो एक पक्ष तय किया होता, सिर्फ इन लोगों को राजनीतिक निमंत्रण जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि सबके राम जब वो कहते हैं तो वो करके दिखा रहे हैं, और आप सभी मसलों पर न तो टिक पा रहे हैं, न कोई विमर्श खड़ा कर पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आप ये विमर्श सिर्फ इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि आपको जनता के बीच में जाकर न तो कोई आंदोलन करने की सामर्थ्य है, ना आपके बीच में कोई ऐसा जुड़ाव है जो राजनीतिक दल के तौर पर देखिए आप मजबूरी में आ रहे हैं। आपको सिर्फ ये लगता है कि किसी तरह से एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनती दिख रही है उसको हम घसीट कर नीचे ले आए, तो जनता भला ऐसे निगेटिव वाले विमर्श की तरफ क्यों जाना चाहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वही तो कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं, वही केसी त्यागी कह रहे हैं, वही पार्टी के दूसरे लोग कह रहे हैं। कोई आपको अब चूंकि अब चुनाव में बहुत वक्त नहीं रह गया राहुल जी, कोई थीम नजर आ रही है विपक्ष के पास, कोई हो जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, जनता के बीच ले जाने के लिए? देखिए थीम्स तो हैं, लेकिन ऐसी थीम नहीं है जो बीजेपी का एजेंडा है या बीजेपी की जो चाल है उसको कहीं ना कहीं रोक सके। थीम तो है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम आप बात कर सकते हैं, जैसे अभी जातीय जनगणना, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे थीम्स हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई बड़ा थीम है जो कि बीजेपी की राह जो है उसको रोक सके, जो राम मंदिर के बाद जो माहौल बनेगा उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सके? ऐसा कोई थीम जो है वो विपक्षी दलों के गठबंधन में दिखाई नहीं देता है। अब कुछ नया कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो राह दिखाई दे रही है उसमें ये सारे मानते हैं। देखिए जो विदेशी अखबार जो हैं या फिर विदेशी अखबार जो लिख रहे हैं वो भी ये मानते हैं कि अब 2024 में बीजेपी का वापस आना जो है लगभग सुनिश्चित है।